guys, today we are going to discuss about matter. तो सबसे पहले ये समझना है कि मैटर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मैटर डिफाइन करने के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास हो, जो स्पेस एक्वायर करता हो, उसको हम एज अ मैटर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल वाइज जाए तो फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्ट है, ठीक है, शुगर है और KMnO4 है। KMnO4 इज पोटेशियम कार्बोनेट। तो अगर आप इन तीनों चीजों को देखोगे ना, तो इन तीनों चीजों के पास आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मास तो जरूर मिलेगा और साथ ही साथ में ये कुछ ना कुछ स्पेस एक्वायर करेंगे। तो ये जो मास और स्पेस, अगर ये दोनों चीजें आपको किसी भी सब्सटेंस में देखने को मिलती है, व्हिच मींस कि हम उसको एज अ मैटर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब्सटेंसेस जो है वो सॉलिड हैं, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। रिगार्डलेस एनीथिंग, फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, बस आपको ये देखना है कि स्टेट चाहे जो भी हो, बस ये दोनों चीजें कंपलसरी होनी चाहिए कि मास होना चाहिए और स्पेस एक्वायर करता होना चाहिए, तो उसको हम एज अ मैटर क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हमें ये समझनी है कि एक मैटर का पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है और क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको हम मैटर की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि एयर। क्या ये मैटर होगा? तो आंसर इज दैट कि हाँ, एयर भी मैटर है। क्यों? वी नो कि एयर जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का एक मिक्सचर है और हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनका खुद का कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, और ये स्पेस भी एक्वायर करती है। दैट्स व्हाई आप एयर को भी एज अ मैटर क्लासिफाई करोगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम एज अ मैटर क्लासिफाई नहीं कर सकते, जैसे जिसमें हमारी फीलिंग्स आ गई, जिसमें हमारे थॉट्स आ गए, ठीक है। इन सारी चीजों को हम एज अ मैटर क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी चीज, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है कि क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मास है और स्पेस एक्वायर कर रहा है तो उसको एज अ मैटर क्लासिफाई कर देंगे। सेकंड थिंग इज दैट कि मैटर कितना छोटा या कितना बड़ा हो सकता है, मैटर का साइज, ठीक है, उसके बारे में हमें समझना है। देखो, मैटर का साइज डिपेंड करता है उनके पार्टिकल्स के ऊपर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे आपको उतना बड़ा मैटर दिखाई देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं शुगर का, ठीक है। एक शुगर का जार आपके पास है जिसके अंदर आपने 1 kg शुगर भर के रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से अगर आप एक शुगर का क्यूब निकाल दो, ठीक है, और उस क्यूब को भी आप जब फर्दर ब्रेक करोगे ना, तो उसके अंदर भी आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। और बेटर समझना है तो एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है, ठीक है, बहुत बड़ा सा माउंटेन है। इस माउंटेन को मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करता चला जाता हूँ छोटे 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 पार्ट्स में। तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे भी, इसके अंदर भी क्या पार्टिकल्स है। ओके, बेसिकली एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें अगर मैटर को और बेटर समझना है, हमें मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को और बेटर समझना है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा उसके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक्चुअल में पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। एक्चुअल में पार्टिकल्स के पास ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा पावर है, ठीक है, या फिर ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से मैटर को हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई कर दिया है ना। कुछ तो ऐसा अलग होगा। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है, आफ्टर दिस हमें ये समझना है कि पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझ जाएं, तो मैटर के किसी भी पार्टिकल के पास आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। नंबर वन, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर टू, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। एंड नंबर थ्री, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसको आप काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो। इतनी सारी चीजें, ये
सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक पार्टिकल में देखने मिलेंगे। और पार्टिकल कहाँ होते हैं? पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर। डायग्राम वाइज अगर अपन जाए तो फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरह से बहुत क्लोजली पैक्ड हो गए। अब ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ये इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने मिल रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया कहां से, ये हमको समझना है। ठीक है, अगर लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस देखने मिल रहा है। तो ये जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है, ये कहां से आ रहा है? हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर दिस स्पेस, ये हमको समझना है। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पांसिबल है, स्पेस के लिए कौन रिस्पांसिबल है, काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन रिस्पांसिबल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पॉसिबल जो रीजंस होते हैं, सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल जो आपको फिजिक्स के थ्रू और केमिस्ट्री के थ्रू दोनों से समझ में आता है कि एवरी पार्टिकल, ठीक है, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील करता है। तो पहला रीजन जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सेकंड रीजन जो जनरली हम देखते हैं कि कार्बन जैसे पार्टिकल्स के अंदर हमें देखने मिलता है, जब कार्बन कार्बन के दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में ट्राई कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें दिखता है वंडर वॉल्स फोर्स। ठीक है, बेसिकली ग्रेफाइट जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो ग्रेफाइट में इसका काफी यूज हम पढ़ेंगे। थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड देन एक फोर्थ नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो ये चार फोर्सेस हैं, ठीक है, ये चार ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई पार्टिकल, दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करते हैं। तो क्या चार रीजन रहेंगे? पहला रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बेसिकली इट इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वैन डर वाल्स फोर्स, जो हम ज्यादातर कार्बन पार्टिकल्स के अंदर पढ़ेंगे, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड वगैरह पढ़ेंगे उस टाइप पे। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे मीथेन है या हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक्सचेंज कोई बॉन्ड है, तो उस टाइम पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स को आप ऐसे नहीं समझ सकते, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का लगने वाला फोर्स। अब कोई भी मैटर या कोई भी पार्टिकल इतनी सारी अलग अलग चीजों को करता ही क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, क्यों चाहिए उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? द ओनली आंसर इज, सबका एक ही आंसर है, इट इज स्टेबिलिटी। व्हाई स्टेबिलिटी? इस यूनिवर्स का हर पार्टिकल, हर एटम वो खुद को स्टेबल करने का ट्राई करता है। इन डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी ध्यान रखो कि सबको स्टेबल होना है, ठीक है, सबको अपना ऑक्टेव पूरा करना है। इसलिए हमारे पास ये अलग अलग तरह के फिनोमेना जनरेट होते हैं जिसकी वजह से पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। इन डिटेल एक बार हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री में हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क्स, फिर वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे काम करता है। तो एक बार के लिए अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे जाएं, और छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आप ये समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको NaCl के बारे में समझना है कि NaCl में कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब हमें पता है कि सोडियम एक मेटल है जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव है, ठीक है, जिसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि क्लोरीन इज अ नॉन मेटल जिसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ऐसे केस में क्या होगा, ये जो सोडियम का एटम है, या फिर इनका ऑक्टेव ड्रॉ करूं, और यहाँ पे क्लोरीन एटम को ऑक्टेव ड्रॉ कर लेते हैं।
बेसिकली इसके ऑर्बिट में तुम देखोगे तो पहले ऑर्बिट में दो, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके ऑर्बिट में देखोगे तो पहले में दो, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब हम ऑक्टेव के लॉ को डिस्कस करेंगे ना तो मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 17 है, ठीक है। प्रोटॉन भी इसके पास क्या रहेगा, सेम नंबर में रहेगा। यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से एक नया प्रोडक्ट क्रिएट हो गया व्हिच इज NaCl। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा ना, इसको ऐसे भी समझा सकते हैं अपन कि जो इसका न्यूक्लियस है ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसके एक फोर्स लगा रहा है which is force of attraction। तो इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का टर्म में समझ सकते हो। और सिंपल वे में अगर जाना है तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, तो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा। अगर इधर इसका नॉर्थ पोल है, इधर इसका साउथ पोल है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स फील होगी व्हिच इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस तरह से काम करती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होती है। Now the next thing is that कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये Na और Cl के बीच में ऐसा। केमिस्ट्री में कई तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, जिसका एक एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ गया, ठीक है, एक आयोनिक बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट वन इज एक कोवैलेंट बॉन्ड आता है, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होकर उनको बना देंगे। यहाँ भी वही है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर चलता है। तो अगर एकदम सिंपलीफाई करें तो क्योंकि हर एटम को स्टेबल होना है और उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या रोटेट करता है, और उसी की वजह से पहला रीजन जो बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द एटम्स। नेक्स्ट वन इज जो हमने डिस्कस किया था वो है वंडर वॉल्स फोर्स। अब वंडर वॉल्स फोर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखो वंडर वॉल्स फोर्स के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेफाइट। मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये ग्रेफाइट की शीट है, और उसी के नीचे हम एक दूसरा ग्रेफाइट का बना देते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेफाइट के यहाँ पे हर एटम में कार्बन 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 देखने को मिलेगा। तो ये एक लेयर होगी नंबर वन, ये दूसरी लेयर होगी नंबर टू। अब इन कार्बन के बीच में एक बहुत ही वीक सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है। ये जो कार्बन कार्बन की लेयर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को क्या बोल रहे हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्स, ठीक है। तो एक दूसरा रीजन ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। फिर तीसरा रीजन इज जो हमने डिस्कस किया था वो था हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से दो हाइड्रोजन एटम्स या कार्बन हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं। मतलब CH4 बन रहा है तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, H2 बन रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपली अगर अपन समराइज करें कि पार्टिकल्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में आता कहाँ से, तो पार्टिकल्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। वॉन डेर वाल्स फोर्स कार्बन जैसे एटम्स के लिए आप ले सकते हो, और हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 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 या फिर अलग ऐसा हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड बन रहा हो, ठीक है।
इसके अलावा डाइपोल डाइपोल फोर्स भी आता है। डाइपोल डाइपोल फोर्स में जनरली ये देखा गया है कि जैसे हमने एनएस में डिस्कस किया था, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ इंटरैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा डाइपोल डाइपोल फोर्स रीजन आता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है, बट अभी के लिए ये याद रखो कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए रिस्पांसिबल ये सारे रीजंस होते हैं, ओके। और अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हें बस लगा कि इतनी सारी चीजें हम कैसे याद रखेंगे, तो आप उस टाइम पे देख सकते हो अपना सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है तुम्हारा सन, सन के अराउंड तुम्हारा प्लैनेट 1, प्लैनेट 2, इसी तरह से प्लैनेट 3, अलग अलग प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और सन और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वैसे ही जिस तरह से अगर मैं कंसीडर करूं कि ये सन तुम्हारा पार्टिकल 1 है और ये तुम्हारा पार्टिकल 2 है, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना एक्यूरेट है कि पार्टिकल ना ही एक दूसरे में आके कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना इंटैक्ट है कि पार्टिकल एक प्रॉपर शेप मेंटेन कर पा रहे हैं मैटर पर। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, तो वहां पे आपका जो मैटर होगा उसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड, ठीक। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा लो हो जाए, मतलब इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम हो जाए, तो आपका जो पार्टिकल आपका जो मैटर बन जाएगा वो होगा लिक्विड, ठीक। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम मिनिमम हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यस। अब जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, पार्टिकल पास में आते जाएंगे, जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, पार्टिकल दूर चले जाएंगे। तो वहीं से हमारा दूसरा केस आता है, which is particles of matter have space between them, ठीक है। सेकंड वन इज particles of matter have space between them, ओके। अगेन देखो डायग्राम, हम जानते हैं कि सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें स्पेस आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। फिर आता है लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, तो स्पेस हल्का सा इंक्रीज हो गया। एंड देन आती है आपकी गैसेस, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, तो उनके बीच में जो स्पेस है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस के लिए। वी हैव एन एक्टिविटी फॉर दिस, ठीक है, अपने पास एक एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी से हम स्पेस को कैसे समझ सकते हैं, पार्टिकल्स का, वो देखो। तुम्हें चाहिए 3 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और वी डोंट, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप ग्लास वगैरह घर में करंट यूज कर सकते हैं। आपको इन टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये अगर तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो ग्लास अवेलेबल है, जार अवेलेबल है, यू कैन यूज इट। हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, 50 ml वाटर इधर, 50 ml वाटर इधर और 50 ml वाटर इधर रखते हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल के मैटर के पार्टिकल में स्पेस कहाँ है, कैसे पता चलेगा ये है। तो देखो अब ये लिक्विड है, वाटर भर रखा है मैंने इसमें तीनों के तीन टेस्ट ट्यूब में, ये ए बी और सी। क्या करो, इसके अंदर पिंक कलर थोड़ा सा मिक्स करो, कितना मिक्स करना है, 10 ml, 10 ml पिंक कलर थोड़ा सा मिक्स करो। प्रॉपर्ली मिक्स करोगे तो टोटल जो तुम्हारा सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। अब आफ्टर द मिक्सिंग इसमें से 10 ml का सॉल्यूशन पिंक कलर मिक्स करने के बाद 10 ml का सॉल्यूशन निकालो और इसमें डालो, ठीक है। अब जैसे तुम वापस से इसमें 10 ml का इसमें से निकाला हुआ सॉल्यूशन जो ऑलरेडी अब पिंक हो चुका है, जिसमें तुमने पिंक कलर को मिक्स प्रॉपर्ली कर दिया है, उसमें से निकाल के 10 ml अगले वाले में डालो। ये भी क्या होगा, तुम्हें थोड़ा सा पिंक होता दिखेगा, लेकिन फर्क ये होगा कि फेडेड होगा, हल्का सा लाइटर होगा कंपेयर टू दिस। इसको भी अच्छे से मिक्स करो और इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डालो। और तुम जब तीनों को कंपेयर करोगे, तो तीनों के कंपैरिजन में जो कलर है ना, जो सैचुरेशन है, जो डार्कनेस है कलर की, ठीक है, जो कलर का कंसंट्रेशन है, वो सबसे ज्यादा तुम्हें इसमें दिखेगा ए में,
फिर उससे थोड़ा कम बी में, और बी से थोड़ा कम सी में। अब जैसे जैसे तुम ये एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब होगा, आफ्टर दी मान लो 5 या 10 टेस्ट ट्यूब के बाद तुम्हें ये दिखाई देगा कि जो लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपको पिंक कलर बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा, which indicates कि पार्टिकल तो यहाँ भी है पिंक कलर के, लेकिन अब वो पार्टिकल लिक्विड के स्पेस में इतना इजीली और इतनी अच्छी तरह से जाके सेटल हो गए, और पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा हो गया कि वो कलर भी आपको दिखना से विजिबल नहीं है, which means कि लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस तो हर जगह है, कलर आपको दिख रहा है यहाँ से फेडेड होता 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 यहाँ पे डिसअपीयर है, ठीक है, which indicates कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, नंबर वन, एंड नंबर टू, लिक्विड्स के अंदर स्पेस होता है, लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस होता है, वो यहाँ से